नमस्कार। मैं वृंदा भारद्वाज आज आपके सामने मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी गबन के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके भाग 30 हम पहले ही सुन चुके हैं। आज 31 से शुरू करते हैं। उसी दिन शव काशी लाया गया। यहीं उसकी दाह क्रिया हुई। वकील साहब के एक भतीजे मालवे में रहते थे। उन्हें तार देकर बुला लिया गया। दाह क्रिया उन्होंने ही की। रतन को चिता के दृश्य की कल्पना से ही रोमांच हो जाता था। वहां पहुंचकर शायद वे बेहोश हो जाती। जालपा आजकल प्रयाग सारे दिन उसी के साथ रहती थी। शोकातुर रतन को न घर बार की सुधि थी, न खाने पीने की। नित्य ही कोई न कोई ऐसी बात याद आ जाती जिस पर वह घंटों रोती। पति के साथ उसका जो धर्म था, उसके एक अंश का भी उसने पालन किया होता तो उसे बोध होता। अपनी कर्तव्यहीनता, अपनी निष्ठुरता, अपनी श्रृंगार लोलुपता की चर्चा करके वह इतना रोती कि हिचकियां बन जाती। वकील साहब के सद्गुणों की चर्चा करके ही वह अपनी आत्मा को शांति देती थी। जब तक जीवन के द्वार पर एक रक्षक बैठा हुआ था, उसे कुत्तों या बिल्ली या चोर चकार की चिंता न थी। लेकिन अब द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वह सजग रहती थी। पति का गुणगान किया करती। जीवन का निर्वाह कैसे होगा? नौकर चाकरों में किन किन को जवाब देना होगा? घर का कौन कौन सा खर्च कम करना होगा? इन प्रश्नों के उत्तर में दोनों में कोई बात न होती। मानो यह चिंता मौत आत्मा के प्रति अभ्यक्ति होती। भोजन करना, साफ वस्त्र पहनना और मन को कुछ पढ़कर बहलाना भी उसे अनुचित जान पड़ता था। श्राद्ध के दिन उसने अपने सारे वस्त्र और आभूषण महापात्र को दान में दे दिए। इन्हें लेकर अब वह क्या करेगी? इनका व्यवहार करके क्या वह अपने जीवन को कलंकित करेगी? इसके विरुद्ध पति की छोटी से छोटी वस्तु को भी स्मृति चिन्ह समझकर वह देखती भालती रहती थी। उसका स्वभाव इतना कोमल हो गया था कि कितनी ही बड़ी हानि हो जाए उसे क्रोध न आता था। टीमल के हाथ से चाय का सेट छूटकर फिर पड़ा, पर रतन के माथे पर बल तक न आया। पहले एक दावत पर टूट जाने पर इसी टीमल को उसने बुरी डांट लगाई थी, निकाल देती थी। पर आज उससे भी कई गुने नुकसान पर भी उसने जबान तक न खोली। कठोर भाव उसके हृदय में आते ही मानो डरते थे कि कहीं आघात ना पहुंचे, या शायद पति शोक और पति गुणगान के सिवा और किसी भाव या विचार को मन में लाना वह पाप समझती थी। वकील साहब के भतीजे का नाम था मणिभूषण। बड़ा ही मिलनसार, हंसमुख, कार्यकुशल। इसी एक महीने में उसने अपने सैकड़ों मित्र बना लिए। शहर में जिन जिन वकीलों और रईसों से वकील साहब का परिचय था, उन सब ने उसके ऐसा मेलजोल बना लिया, ऐसी बेतुल्लुकी पैदा कर दी कि रतन को खबर नहीं, और उसने बैंक का लेन देन अपने नाम से शुरू कर दिया। इलाहाबाद बैंक में वकील साहब के 20,000 रुपये जमा थे। उस पर तो उसने कब्जा ही कर लिया। मकानों के किराए भी वसूल करने लगा। गांव की तहसील भी खुद ही शुरू कर दी, मानो रतन से कोई मतलब ही नहीं। एक दिन टीमल ने आकर रतन से कहा, बहू जी, जाने वाला तो चला गया, अब घर द्वार की भी कुछ खबर लीजिए। मैंने सुना है भैया जी ने बैंक का सब रुपया अपने नाम करा लिया। रतन ने उसकी ओर एक कठोर कुपित नजरों से देखा कि उसे फिर कुछ कहने की हिम्मत ना पड़ी। उस दिन शाम को मणिभूषण ने टीमल को निकाल दिया। चोरी का इल्जाम लगाकर निकाला, जिससे रतन कुछ ना कह सकी। अब केवल महराज ही रह गए। उन्हें मणिभूषण ने भांग पिलाकर ऐसा मिलाया कि वह उन्हीं का दम भरने लगे। महरी से कहते, बाबूजी का बड़ा रईसाना मिजाज है, कोई सौदा लाओ।
कभी नहीं पूछते कितने का लाए। बड़ों के घर घर में बड़े ही होते हैं। बहू जी बाल की खाल निकाला करती थी। यह बेचारे कुछ नहीं बोलते। मेहरे का मुंह पहले ही सी दिया गया था। उसके अधेड़ यौवन के लिए नए मालिक की रसिकता को चंचल कर दिया था। वह एक न एक बहाने से बाहर की बैठक में ही मंडराया करती थी। रतन को जरा सी भी खबर न थी किस तरह उसके लिए व्यू रचा जा रहा है। एक दिन मणिभूषण ने रतन से कहा, काकी जी, अब तो मुझे यहाँ रहना व्यर्थ मालूम होता है। मैं सोचता हूँ अब आपको लेकर घर चला जाऊं। वहाँ आपकी बहू आपकी सेवा करेगी। बाल बच्चों में आपका जी बहल जाएगा और खर्च भी कम हो जाएगा। आप कहें तो यह बंगला बेच दिया जाए, अच्छे दाम मिल जाएंगे। रतन इस तरह चौंकी मानो उसकी मूर्छा भंग हो गई है, मानो किसी ने उसे झंझोड़कर जगा दिया हो। सकपकाई हुई आंखों से उसकी ओर देखकर बोली, क्या मुझसे कुछ कह रहे हो? मणिभूषण, जी हाँ, कह रहा था कि अब हम लोगों को यहाँ रहना व्यर्थ है। आपको लेकर चला जाऊं तो कैसा हो? रतन ने उदासीनता से कहा, हाँ, अच्छा तो होगा। मणिभूषण, काकी जी ने कोई वसीयतनामा लिखा हो? और मणिभूषण ने पूछा, काका जी ने कोई वसीयतनामा लिखा हो तो लाइए देखूं। उनकी इच्छाओं के आगे सिर झुकाना हमारा धर्म है। रतन ने उसी भांति आकाश पर बैठे हुए जैसे संसार की बातों से अब उसे कोई सरोकार ही ना रहा हो जवाब दिया, वसीयत तो नहीं लिखी और क्या जरूरत थी? मणिभूषण ने फिर पूछा, शायद कहीं लिखकर रख गए हो? रतन, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, कभी जिक्र नहीं किया। मणिभूषण ने मन में प्रसन्न होकर कहा, मेरी इच्छा है कि उनकी कोई यादगार बनवा दी जाए। रतन ने उत्सुकता से कहा, हाँ हाँ, मैं भी चाहती हूँ। मणिभूषण, गांव की आमदनी कोई 3,000 साल की है, यह आपको मालूम है। इतना ही उनका वार्षिक दान होता था। मैंने उसके हिसाब की किताबें देखी हैं। 200-250 से किसी महीने में कम नहीं है। मेरी सलाह है कि वह सब जो की त्यों बना रहे। रतन ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ और क्या? मणिभूषण, तो गांव की आमदनी तो धर्मार्थ पर अर्पण कर दी जाए, धर्मार्थ पर ही अर्पण कर दी जाए। मकानों का किराया कोई 200 रुपये महीना है। इससे उनके नाम पर एक छोटी सी संस्कृत पाठशाला खोल दी जाए। रतन, बहुत अच्छा होगा। मणिभूषण, और यह बंगला बेच दिया जाए, इस रुपए को बैंक में रख दिया जाए। रतन, बहुत अच्छा होगा। मुझे रुपए पैसे की अब क्या जरूरत है? मणिभूषण, आपकी सेवा के लिए तो हम सब हाजिर हैं। मोटर भी अलग कर दी जाए। अभी से यह फिक्र की जाएगी, तब जाकर कहीं 2-3 महीने में फुर्सत मिलेगी। रतन ने लापरवाही से कहा, अभी जल्दी ही क्या है, कुछ रुपए बैंक में तो है। मणिभूषण, बैंक में कुछ रुपए थे, मगर महीने भर से खर्च भी तो हो रहे हैं। 1,500 पड़े होंगे। यहाँ तो रुपए जैसे हवा में उड़ जाते हैं। मुझसे तो इस शहर में 1 महीना भी ना रहा जाए। मोटर को तो जल्द ही निकाल देना चाहिए। रतन ने इसके जवाब में यही कह दिया, अच्छा तो होगा। वह इस मानसिक दुर्बलता की दशा में थी जब मनुष्य को छोटे छोटे काम भी असूझ मालूम होते हैं। मणिभूषण की कार्यकुशलता ने एक प्रकार से उसे पराभूत कर दिया था। उस समय जो उसके साथ थोड़ी सी भी सहानुभूति दिखा देता, उसी को वह अपना शुभचिंतक समझने लगती। शोक और मनस्ताप से उसका मन को इतना कोमल और नर्म बना दिया था कि उस पर किसी की भी छाप पड़ सकती थी। उसकी सारी मलिनता और विकेता मानो भस्म हो गई थी। वह सभी को अपना समझती थी। उसे किसी पर संदेह ना था, किसी से शंका ना थी। कदाचित उसके सामने कोई चोर भी उसकी संपत्ति का अपहरण करता तो वह शोर न मचाती। भाग 32। षोडशी के बाद से जालपा ने
रतन के घर जाना आना कम कर दिया था। केवल एक बार घंटे 2 घंटे के लिए चली जाया करती थी। इधर कई दिनों से मुंशी दयानाथ को ज्वर आने लगा था। उन्हें ज्वर में छोड़कर कैसे जाती। मुंशी जी को जरा भी ज्वर आता तो वह बक झक करने लगते थे। कभी गाते, कभी रोते, कभी यमदूतों को अपने सामने नाचते देखते। उनका जी चाहता कि सारा घर मेरे पास बैठा रहे, संबंधियों को भी बुला लिया जाए, जिसमें वह सबसे अंतिम भेंट कर ले, क्योंकि इस बीमारी से बचने की उन्हें आशा न थी। यमराज स्वयं उनके सामने विमान लिए खड़े थे। जागेश्वरी और सब कुछ कर सकती थी, उसकी बक बक ना सुन सकती थी। जो ही वह रोने लगते, वह कमरे से निकल जाती। उसे भूत बाधा का भ्रम होता था। मुंशी जी के कमरे में कई समाचार पत्रों के गाइड थे। यही उसे एक व्यसन था। जालपा का भी जी वहां बैठे बैठे घबराने लगता तो इन गाइलों को उलट पलट कर देखने लगती। एक दिन उसने एक पुराने पत्र पर शतरंज का एक नक्शा देखा, जिसे हल कर देने के लिए किसी सज्जन ने पुरस्कार भी रखा था। उसे ख्याल आया कि जिस ताक पर अमानत की बिसात और मोहरे रखे हुए हैं, उस पर एक किताब में कई नक्शे भी दिए हुए हैं। वह तुरंत दौड़ी हुई ऊपर गई और वहां कॉपी उठा लाई। यह नक्शा उस कॉपी में मौजूद था, और नक्शा ही ना था, उसका हल भी दिया हुआ था। जालपा के मन में सहसा यह विचार चमक उठा कि इस नक्शे को किसी पत्र में छपा दूं तो कैसा हो, शायद उनकी निगाह पड़ जाए। यह नक्शा इतना सरल तो नहीं है कि आसानी से हल हो जाए। इस नगर में जब कोई उसका सानी नहीं, तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत नहीं हो सकती जो यह नक्शा हल कर सके। कुछ भी हो, अब उन्होंने यह नक्शा हल किया तो इसे देखते ही फिर हल कर लेंगे। जो लोग पहली बार देखेंगे, उन्हें 2-1 दिन सोचने में लग जाएंगे। मैं लिख दूंगी कि जो सबसे पहले हल कर दे, उसी को पुरस्कार दिया जाए। जुआ तो है नहीं, उन्हें रुपए ना मिले, तो भी इतना तो है, संभव है कि हल करने वालों में उनका नाम भी हो, कुछ पता लग जाएगा। कुछ भी ना हो तो रुपए ही तो जाएंगे। 10 रुपए का पुरस्कार रख दो। पुरस्कार कम होगा तो कोई बड़ा खिलाड़ी इधर ध्यान न देगा। यह बात भी रमा के हित में ही होगी। इसी उधेड़-बुन में वह आज रतन से ना मिल सकी। रतन दिन भर तो उसकी राह देखती रही। जब शाम हो गई तो उससे ना रहा गया। आज वह पति शोक के बाद पहली बार घर से निकली थी। कहीं रौनक ना थी, कहीं जीवन ना था, मानो सारा नगर शोक मना रहा था। उसे तेज मोटर चलाने की धुन थी, पर आज वह तांगे से भी कम जा रही थी। एक वृद्धा को सड़क किनारे बैठे देखकर उसने मोटर रोक दिया, उसे 4 आने दे दिए। कुछ आगे बढ़ी तो 2 कांस्टेबल एक कैदी को लिए जा रहे थे। उसने मोटर रोककर एक कांस्टेबल को बुलाया और उसे 1 रुपया देकर कहा, इस कैदी को मिठाई खिला देना। कांस्टेबल ने सलाम करके रुपया ले लिया। दिल में खुश हुआ, आज किसी भाग्यवान का मुख देकर उठा था। जालपा ने उसे देखते ही कहा, क्षमा करना बहन, आज मैं ना आ सकी। दादाजी को कई दिनों से ज्वर आ रहा है। रतन ने तुरंत मुंशी जी के कमरे की ओर कदम उठाया और पूछा, यही है ना, तुमने मुझसे ना कहा। मुंशी जी का ज्वर इस समय कुछ उतरा हुआ था। रतन को देखते ही बोले, बड़ा दुख हुआ देवी जी, मगर यह तो संसार है। आज एक की बारी है, कल दूसरे की बारी है। यही चल चलाव लगा ही रहता है। अब मैं भी चला नहीं बच सकता, बड़ी प्यास है, जैसे छाती में कोई भट्टी जल रही है। फूका जाता हूँ, कोई अपना नहीं होता। बाई जी, संसार के नाते सब व्यर्थ के नाते हैं। आदमी अकेला हाथ पसार के एक दिन चला जाता है। हाय हाय, लड़का था, वह भी हाथ से निकल गया, ना जाने कहाँ गया। आज होता तो एक पानी देने वाला तो होता। यह 2 लोंडे हैं, इन्हें कोई फिक्र भी नहीं।
मैं मर जाऊं या जी जाऊं, इन्हें 3 वक्त खाने को चाहिए, 3 पानी चाहिए, बस, और किसी काम के नहीं। यहाँ बैठते दोनों का दम घुटता है। क्या करूं, अब की ना बचूंगा। रतन ने तसल्ली दी। यह मलेरिया है, 2-4 दिन में आप अच्छे हो जाएंगे, घबराने की बात नहीं है। मुंशी जी ने दीन नजरों से देखकर कहा, बैठ जाइए बहू जी, आप कहती हैं, आपका आशीर्वाद है तो शायद मैं बच जाऊं, लेकिन मुझे तो आशा नहीं है। मैं भी ताल ठोक के यमराज से लड़ने को तैयार बैठा हूं। अब उसके घर मेहमानी खाऊंगा। अब कहाँ जाते हैं बचकर बचा। ऐसा ऐसा रगेड़ूंगा कि वह भी याद रखेंगे। लोग कहते हैं कि वहाँ भी आत्माएं इसी तरह रहती हैं, इसी तरह वहाँ भी कचरियाँ हैं, हाकिम है, राजा है, रंक है, व्याख्यान होते हैं, समाचार पत्र पढ़े जाते हैं। फिर क्या चिंता है, वहाँ भी अहलमद हो जाऊंगा, मजे से अखबार पढ़ा करूंगा। रतन को ऐसी हंसी छूटी कि वहां खड़ी न रह सकी। मुंशी जी विनोद के भाव से वे बातें नहीं कर रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीर विचार की रेखा थी। आज 1.5-2 महीने के बाद रतन हंसी, और इस असामयिक हंसी को छिपाने के लिए कमरे से निकल गई। उसके साथ ही जालपा भी बाहर आ गई। रतन ने अपराधी नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, दादाजी ने मन में क्या समझा होगा, सोचते होंगे मैं तो जान से मर रहा हूं और इसे हंसी सोचती है। अब वहां से ना जाऊंगी, नहीं, ऐसी ही कोई बात फिर कहेंगे तो मैं बिना हंसे ना रह सकूंगी। देखो तो आज कितनी बेमौके पर हंसी आई है। वह अपने मन में इस उछलता के लिए धिक्कारने लगी। जालपा ने उसके मन का भाव ताड़कर कहा, मुझे भी अक्सर इनकी बातों पर हंसी आ जाती है बहन। इस वक्त तो इनका ज्वर कुछ हल्का है, जब जोर का ज्वर होता है तब तो यह और भी उल जलूल बकने लगते हैं। उस वक्त हंसी रोकनी मुश्किल हो जाती है। आज सवेरे कहने लगे, मेरा पेट भक हो गया है, मेरा पेट भक हो गया है। इसकी रट लगा दी। इसका आशय क्या था, ना मैं समझ सकी ना अम्मा समझ सकी, पर वह बराबर यही रटे जाते थे। पेट भक हो गया, पेट भक हो गया, आओ कमरे में चले। रतन, मेरे साथ ना चलोगी? जालपा, आज तो ना चल पाऊंगी बहन, कल आओगी? कह नहीं सकती, दादा का जी कुछ हल्का है, हल्का रहा है तो आऊंगी। नहीं भाई जी, भाई जरूर आना, तुमसे एक सलाह करनी है। क्या सलाह है? मन्नी कहते हैं, यहाँ अब रहकर क्या करना, घर चलो, बंगले को बेच देने की कहते हैं। जालपा ने एकाएक ठिठक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, यह तो तुमने बुरी खबर सुनाई बहन। मुझे इस दशा में तुम छोड़कर चली जाओगी, मैं ना जाने दूंगी। मन्नी से कह दो बंगला बेच दे, मगर जब तक उसका कुछ पता ना चल जाएगा मैं तुम्हें ना छोड़ूंगी। तुम कुल 1 हफ्ते बाहर रही, मुझे एक एक पल पहाड़ हो गया। मैं ना जानती थी कि मुझे तुमसे इतना प्रेम हो गया है। अब तो शायद मैं मर भी जाऊं। नहीं बहन, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, अभी जाने का नाम न लेना। रतन की भी आंखें भर आई, बोली, मुझसे भी वहां ना रहा जाएगा, सच कहती हूँ, मैं तो कह दूंगी, मुझे नहीं जाना। जालपा उसका हाथ पकड़े हुए ऊपर अपने कमरे में ले आई और उसके गले में हाथ डालकर बोली, कसम खाओ कि मुझे छोड़कर ना जाओगी। रतन ने उसे एक बार में कहा, लो कसम खाती हूँ, ना जाऊंगी, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए। मेरे लिए वहां क्या रखा है? बंगला भी क्यों बेचूं? 200-250 मकान का किराया है, हम दोनों के गुजर के लिए काफी है। मैं आज ही मन्नी से कह दूंगी कि मैं ना जाऊंगी। सहसा फर्श का शतरंज के मोहरे नक्शे को देखकर उसने पूछा, यह शतरंज किसके साथ खेल रही थी? जालपा ने शतरंज के नक्शे पर अपने भाग्य का
पासा फेंकने की जो बात सोची थी वह अब उससे कह सुनाई। मन में डर रही थी कि यह कहीं इस प्रस्ताव को व्यर्थ न समझे, पागलपन ना ख्याल करे। लेकिन रतन सुनते ही बाग बाग हो गई। बोली, 10 रुपये तो बहुत कम पुरस्कार है, 50 रुपये कर दो। रुपये मैं देती हूँ। जालपा ने शंका की, लेकिन इतने पुरस्कार के लोभ से कई अच्छे शतरंजबाजों के ने मैदान में कदम रखा तो? रतन ने दृढ़ता से कहा, कोई हर्ज नहीं। बाबूजी की निगाहें पड़ गई तो वह इसे जरूर हल कर लेंगे, और मुझे आशा है कि सबसे पहले उन्हीं का नाम आवेगा। कुछ ना होगा तो पता तो चल जाएगा, अखबार के दफ्तर में तो उनका पता आ ही जाएगा। तुमने बहुत अच्छा उपाय सोच निकाला। मेरा मन कहता है इसका अच्छा फल होगा। मैं अब मन की प्रेरणा की कायल हो गई हूँ। जब मैं इन्हें लेकर कलकत्ता चली गई थी उस वक्त मेरा मन कह रहा था यहाँ जाना अच्छा ना होगा। जालपा, तो तुम्हें आशा है पूरी? मैं कल सवेरे रुपए लेकर आऊंगी। तो मैं आज खत लिख रखूंगी जिससे पास भेजूं। किसके पास भेजूं? वहाँ का कोई प्रसिद्ध पत्र होना चाहिए। वहाँ तो प्रजामित्र की बड़ी चर्चा थी। पुस्तकालयों में अक्सर लोग उसी को पढ़ते नजर आते थे। तो प्रजामित्र को ही लिखूंगी। लेकिन रुपए हड़प जाए और नक्शा ना छापे तो होगा क्या? 50 रुपए ही तो है, ले जाएगा। दमड़ी की हंडियां खोलकर कुत्तों की जात तो पहचान ली जाएगी। लेकिन ऐसा ही नहीं हो सकता। जो लोग देशहित के लिए जेल जाते हैं, तरह तरह की धोस सहते हैं, वे इतने नीच नहीं हो सकते। मेरे साथ आधा घंटे के लिए चलो तो तुम्हें इसी वक्त रुपए दे दूं। जालपा ने नीम राजी होकर कहा, इस वक्त कहाँ चलो, कल ही आऊंगी। उसी वक्त मुंशी जी पुकार उठे, बहू बहू। जालपा तो लपकी हुई उनके कमरे की ओर चली। रतन बाहर जा रही थी कि जागेश्वरी पंखा लिए अपने को झलती हुई दिखाई पड़ गई। रतन ने पूछा, तुम्हें गर्मी लग रही है अम्मा जी? मैं तो ठंड के मारे कांप रही हूँ। अरे तुम्हारे पाँव में क्या उजला उजला लगा हुआ है? क्या आटा पीस रही थी? जागेश्वरी ने लज्जित होकर कहा, हाँ, वैद्य जी ने इन्हें हाथ के आटे की रोटी खाने को कहा है। बाजार में हाथ का आटा कहाँ मैसर, मोहल्ले में कोई पंसारी नहीं मिलता। मजूरियाँ तक चक्की से आटा पिसवा लेती हैं। मैं तो एक आना शेर देने को राजी हूँ, पर कोई मिलता ही नहीं। रतन ने अचंभे से कहा, तुमसे चक्की चल जाती है? जागेश्वरी ने झेप से मुस्कुराकर कहा, कौन बहुत था। पाव भर तो 2 दिन के लिए हो जाता है। खाते नहीं एक और भी। बहू पीसने जा रही थी, लेकिन फिर मुझे उसके पास बैठना पड़ता। मुझे रात भर चक्की पीसना गो है, उसके पास घड़ी भर बैठना गो नहीं। रतन जाकर जान के पास 1 मिनट खड़ी रही, फिर मुस्कुराकर माची पर बैठ गई और बोली, तुमसे तो अब जान न चलता होगा। मान जी, लाओ थोड़ा सा गेहूं मुझे दे दो, देखूं तो। जागेश्वरी इनके कानों पर हाथ रखकर कहा, अरे नहीं बहू, तुम क्या पीसोगी, चलो यहाँ से। रतन ने प्रमाण दिया, मैंने बहुत दिनों तक पीसा है माँ जी। अब मैं अपने घर थी तो रोज पीसती थी। मेरी अम्मा, लाओ थोड़ा सा गेहूं, हाथ दुखने लगेगा, छाले पड़ जाएंगी। कुछ नहीं होगा माँ जी, आप गेहूं तो लाइए। जागेश्वरी ने उसका हाथ पकड़ लिया, उठाने की कोशिश करने लगी। गेहूं घर में नहीं है, अब इस वक्त बाजार से कौन लावेगा? अच्छा चलिए, मैं भंडारे में देखूं, गेहूं होगा कैसे नहीं। रसोई की बगल वाली कोठरी में सब खाने पीने का सामान रखा था। रतन अंदर चली गई और हांडियों में टटोल टटोल कर देखने लगी। एक हांडे में गेहूं निकल आया। बड़ी खुश हुई, बोली, देखो माँ जी, निकले कि नहीं? तुम मुझसे बहाना कर रही थी।
उसने एक टोकरी में थोड़ा सा गेहूं निकाल लिया और खुश खुश चक्की पर जाकर पीसने लगी। जागेश्वरी ने जाकर जालपा से कहा, बहू, वह जात पर बैठी हुई पीस रही है, उठाती हूँ उठती ही नहीं। देखो, कोई देख ले तो क्या कहे। जालपा ने मुंशी जी के कमरे से निकलकर सास की घबराहट का आनंद उठाने के लिए कहा, यह तुमने क्या गजब किया अम्मा जी, सचमुच कोई देख ले तो नाक ही कट जाए। चलिए जरा देखूं तो सही। जागेश्वरी ने विवशता से कहा, क्या करूं, मैं तो समझा के हार गई, मानती ही नहीं। जालपा ने जाकर देखा तो रतन गेहूं पीसने में मग्न थी। विनोद के स्वाभाविक आनंद से उसका चेहरा खिला हुआ था। इतनी ही देर में उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। उसके बलिष्ठ हाथों में जात लट्टू के समान नाच रहा था। जालपा ने हंसकर कहा, ओरी, आटा महीन हो, नहीं पैसे ना मिलेंगे। रतन को सुनाई ना दिया, बहरों की भांति अनिश्चित भाव से मुस्कुराई। जालपा ने जोर से कहा, आटा खूब महीन पीसना, नहीं पैसे ना पाएगी। रतन ने भी हंसकर कहा, जितना महीन कहिए उतना ही पीस दूंगी, बहू जी पिसाई अच्छी मिलनी चाहिए। जालपा, मोल से। रतन, मोल से नहीं, सही। जालपा, मुंह धो आओ, धोले सेर मिलेंगे। रतन, मैं ये सब पीस कर उठूंगी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। जालपा, आ जाओ, मैं भी खिंचा दूं। रतन, जी चाहता है कोई जात का गीत गाऊं। जालपा, अकेले कैसे गाओगी। जागेश्वरी अम्मा, आप जरा दादाजी के पास बैठ जाएं, मैं भी आती हूँ। जालपा भी जात पर जा बैठी और दोनों जात पकाई गीत गाने लगे। मोही जोगिन बना के कहाँ गए रे जोगिया। दोनों के स्वर मधुर थे। जात की घुमर घुमर उनके स्वर के साथ साज का काम कर रही थी। जब दोनों एक कड़ी गाकर चुप हो जाती तो जात का स्वर मानो कंठ ध्वनि से रंजित होकर और भी मनोहर हो जाता था। दोनों के हृदय इस समय जीवन के स्वाभाविक आनंद से पूर्ण थे। न शोक का भार था, न वियोग का दुख। जैसे दो चिड़िया प्रभात की अपूर्व शोभा से मग्न होकर चहक रही हो। भाग 33। रमानाथ की चाय की दुकान खुल तो गई, पर केवल रात को खुलती थी, दिन भर बंद रहती। रात को अधिकतर देवीदीन की दुकान पर बैठता, पर बिक्री अच्छी हो जाती। पहले ही दिन 3 रुपए के पैसे आए, दूसरे दिन 4-5 रुपए का औसत पड़ने लगा। चाय इतनी स्वादिष्ट होती थी कि जो एक बार यहाँ चाय पी लेता फिर दूसरी दुकान पर ना जाता। रमा ने मनोरंजन की भी कुछ सामग्री जमा कर दी। कुछ रुपए जमा हो गए तो उसने एक सुंदर मेज ली। चिराग जलने के बाद साफ भाजी की बिक्री ज्यादा ना होती थी। वह उन टोकरों को उठाकर अंदर रख देता और बरामदे में वह मेज लगा देता। उस पर ताश के सेट रख देता। 2 दैनिक पत्र भी मंगाने लगा। दुकान चल निकली। उन्हीं 3-4 घंटों में 6-7 रुपए आ जाते थे और सब खर्च निकालकर 3-4 रुपए बच जाते थे। इन 4 महीनों की तपस्या ने रमा को भोग लालसा को और भी प्रचंड कर दिया था। अब तक हाथ में रुपए ना थे, वह मजबूर था। रुपए आते ही सैर सपाटे की धुन सवार हो गई। सिनेमा की याद भी आई। रोज के व्यवहार की मामूली चीज जिन्हें अब तक वह टालता आया था, अब अबाधा रूप से आने लगी। देवी दिन के लिए वह एक सुंदर रेशमी चादर लाया। जग्गू के सिर में पीड़ा होती रहती थी। एक दिन सुगंधित तेल की शीशियां लाकर उसे दे दी। दोनों निहाल हो गए। अब बुढ़िया कभी अपने सर पर बोझ लाती तो डांटता, काकी अब तो मैं भी 4 पैसे कमाने लगा हूँ, अब तू क्यों जान देती है। अगर फिर भी तेरे सिर पर टोकरी देखी तो कह देता हूँ, दुकान उठाकर फेंक दूंगा। फिर मुझे तो जो सजा जाए दे देना। बुढ़िया बेटी की डांट सुनकर गदगद हो जाती। मंडी से बोझ लाती तो पहले चुपके से देखती, रमा दुकान पर तो नहीं है। अगर वह बैठा हुआ होता तो किसी
दल्ली को 1-2 पैसा देकर उसके सर पर रख देती। वह ना होता तो लपकी हुई आती और जल्दी से बोझ उतारकर शांत बैठ जाती, जिससे रमा भाप न सके। एक दिन मनोरमा थिएटर में राधे श्याम का कोई नया ड्रामा होने वाला था। इस ड्रामे की बड़ी धूम मची थी। एक दिन पहले से ही लोग अपनी जगह सुरक्षित करा रहे थे। रमा को भी अपनी जगह रक्षित करा लेने का धुन सवार हो गई। सोचा कहीं रात को टिकट ना मिला तो टापते रह जाएंगे। तमाशे की बड़ी तारीफ है, उस वक्त 1-2 देने पर भी जगह ना मिलेगी। इसी उत्सुकता ने पुलिस के भय को भी पीछे कर डाला। ऐसी आफत नहीं आई कि घर से निकलते ही पुलिस पकड़ लेगी। दिन को ना सही रात का तो निकलता ही हूँ। पुलिस चाहती तो क्या रात को ना पकड़ लेती? फिर मेरा वह हुलिया भी तो नहीं रहा। पगड़ी चेहरा बदल देने के लिए काफी है। यूं मन को समझाकर वह 10 बजे घर से निकला। देवी दिन कहीं गया हुआ था। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो बेटा? रमा ने कहा, कहीं नहीं काकी, अभी आता हूँ। रमा सड़क पर आया तो उसका साहस हिम की भांति पिघलने लगा। उसे पग पग पर शंका होती थी कोई कांस्टेबल ना आ रहा हो। उसे विश्वास था कि पुलिस का एक एक चौकीदार भी उसका हुलिया पहचानता है और उसे चेहरे पर निगाह पड़ते ही पहचान लेगा। इसलिए वह नीचे से झुकाए चल रहा था। सहसा उसे ख्याल आया, गुप्त पुलिस वाले सादे कपड़े पहने इधर उधर घुमा करते हैं। कौन जाने जो आदमी मेरे बगल में आ रहा है कोई जासूस हो, मेरी और ध्यान से देख रहा हो। यूं सिर झुकाकर चलने से ही तो नहीं उसे संदेह हो रहा है। यहाँ और सभी सामने ताक रहे हैं, कोई यूं सिर झुकाकर नहीं चल रहा है। मोटरों की इस रेल पेल में सिर झुकाकर चलना मौत के न्योता दे रहा है। पार्क में कोई इस तरह चहलकदमी करे तो क्या कर सकते हैं? यहाँ तो सामने देखना चाहिए, लेकिन बगल वाला आदमी अभी तक मेरी ही तरफ ताक रहा है। शायद कोई खुफिया है। उसका साथ छोड़ने के लिए वह एक तंबोली की दुकान पर पान खाने लगा। वह आदमी आगे निकल गया। रमा ने आराम की लंबी सांस ली। अब उसने सिर उठा लिया, दिल मजबूत करके चलने लगा। इस वक्त ट्राम का भी कहीं पता ना था, नहीं उसी पर बैठ जाता। थोड़ी ही दूर चला होगा कि 3 कांस्टेबल आते दिखाई दिए। रमा ने सड़क छोड़ दी और पटरी पर चलने लगा। खामखा सांप के बिल में उंगली डालना कौन सी बहादुरी है। दुर्भाग्य की बात 3 कांस्टेबल ने भी सड़क छोड़कर वही पटरी ले ली। मोटरों के आने जाने से बार बार इधर उधर दौड़ना पड़ता था। रमा का कलेजा धक धक करने लगा। दूसरी पटरी पर जाना तो संदेह को और भी बढ़ा देगा। कोई ऐसी गली भी नहीं जिसमें घुस जाऊं। अब तो सब बहुत समीप आ गया। क्या बात है, सब मेरी ही तरफ देख रहे हैं। मैंने ही बड़ी हिमाकत की कि यह पगड़ बांध लिया। बंदी भी कितनी बेतुकी, एक टीले सा ऊपर उठ गया है। यह पगड़ी आज मुझे पकड़वा देगी। बांधी थी कि इससे सूरत बदल जाएगी, यह उल्टे तमाशा बन गई। हाँ, तीनों मेरी ही ताक में आ रहे हैं, आपस में कुछ बातें भी कर रहे हैं। रमा को ऐसा जान पड़ा पैरों में शक्ति नहीं है। वे शायद सब मेरा हुलिया मिला रहे हैं। अब नहीं बच सकता। घर वालों को मेरे पकड़े जाने की खबर मिलेगी तो कितने लज्जित होंगे। जालपा तो रो रो कर प्राण ही दे देगी। 5 साल से कम सजा ना होगी। आज इस जीवन का अंत हो रहा है, इस कल्पना ने उसके ऊपर कुछ ऐसा आतंक जमाया कि उसने ओसान जाते रहे। जब सिपाहियों का दल समीप आ गया तो उसका चेहरा भय से कुछ ऐसे विकृत हो गया, उसकी आंखें कुछ ऐसी सशंक हो गई और अपने को उसकी आंखों से बचाने के लिए वह कुछ इस तरह दूसरे आदमियों की आड़ खोजने लगा कि मामूली आदमी को भी उस पर संदेह होना स्वाभाविक था। फिर पुलिस वालों की मंजी हुई आंख क्यों चुकती? एक ने अपने साथी से कहा, जो मनई चोर ना हो तो तुमरी टांगल ते निकल जाए, कस चोरन की नाई ताकत है। दूसरा बोला,
कुछ संदेह तो हम का हुआ रहा कि फूरे कह पांडे असली चोर है। तीसरा आदमी मुसलमान था। उसने रमानाथ को ललकारा, ओ जी, ओ पगड़ी, जरा इधर तो आना, तुम्हारा क्या नाम है? रमानाथ ने सीना जोरी से भाव से कहा, हमारा नाम पूछकर क्या करोगे? मैं क्या चोर हूं? चोर नहीं, तुम साहब हो। नाम क्यों नहीं बताते? रमा ने एक क्षण आगा पीछे में बढ़कर कहा, हीरालाल। घर कहाँ है? घर? हाँ, घर ही पूछते हैं। शाहजहांपुर। कौन मोहल्ला? रमा शाहजहांपुर ना गया था, ना कोई कल्पित नाम ही उसे याद आया कि बता दे। दुस्साहस के साथ बोला, तुम तो मेरा हुलिया लिख रहे हो। कांस्टेबल ने भभकी दी, तुम्हारा हुलिया पहले से ही लिखा हुआ है। नाम झूठ बतलाया, सैनत झूठ बताई, मोहल्ला पूछा तो बगले झांकने लगे। महीनों से तुम्हारी तलाश हो रही है, आज जाकर मिले हो, चलो थाने पर। ये कहते हुए उसने रमानाथ का हाथ पकड़ लिया। रमा ने हाथ छुड़ाने की चेष्टा करने लगा। वारंट लाओ, तब हम चलेंगे। क्या मुझे कोई देहाती समझ लिया? कांस्टेबल ने एक सिपाही से कहा, पकड़ लो जी इसका हाथ, वहीं थाने पर वारंट दिखा दिया जाएगा। शहरों में ऐसी घटनाएं मदारियों के तमाशे से भी ज्यादा मनोरंजक होती हैं। सैकड़ों आदमी जमा हो गए। देवीदीन इसी समय अफीम लेकर लौटा आ रहा था। यहाँ जवाब देखकर वह भी आ गया। देखा कि तीन कांस्टेबल रमानाथ को घसीटे जा रहे हैं। आगे बढ़कर बोला, हे जमादार, यहाँ क्या करते हो? ये पंडित जी तो हमारे मेहमान हैं, कहाँ पकड़ लिए जाते हो? तीनों कांस्टेबल देवीदीन से परिचित थे, रुक गए। एक ने कहा, तुम्हारे मेहमान? यह कब से? देवीदीन ने मन में हिसाब लगाकर कहा, 4 महीने से कुछ बेशी हुए होंगे। मुझे प्रयाग में मिले गए थे, रहने वाले भी वहीं के हैं, मेरे साथ ही तो आए थे। मुसलमान सिपाही ने मन में प्रसन्न होकर कहा, इनका नाम क्या है? देवीदीन ने सिर पिटाकर कहा, नाम इन्होंने बताया ना होगा। सिपाहियों को संदेह दृढ़ हो गया। पांडे ने आंख निकालकर कहा, जान परत है तुम मिले हो, नाव कहे नहीं बतावन हो इनका। देवीदीन ने आधारहीन साहस के भाव से कहा, मुझसे रोब न जमाना पांडे, समझे, यहाँ धमकियों में नहीं आने के। मुसलमान सिपाही ने मानो मध्यस्थ बनकर कहा, बूढ़े बाबा, तुम तो खामखा बिगड़ रहे हो, इनका नाम क्यों नहीं बतला देते? देवीदीन ने कातर नजरों से रमा की ओर देखकर कहा, हम लोग तो रमानाथ कहते हैं, असली नाम यही है या कुछ और, पर हम नहीं जानते। पांडे ने आंखें निकालकर हथेली के सामने करके कहा, बोलो पंडित जी, क्या नाम है तुम्हारा? रमानाथ या हीरालाल, या दोनों, एक घर का एक ससुराल का? तीसरे सिपाही ने दर्शकों को संबोधित करके कहा, नाव है रमानाथ, बतावत है हीरालाल, सबूत हुए गवाह। दर्शकों ने में कानाफूसी होने लगी। सुबह की बात तो है, साफ है, नाम और पता दोनों गलत बता दिया। एक मारवाड़ी सज्जन बोले, मुझको सो है। एक मौलवी साहब ने कहा, कोई इश्तिहारी मुलजिम है। जनता को अपने साथ देखकर सिपाहियों की ओर जोर हो गया। रमा को भी जब उसके साथ चुपचाप चले जाने में ही अपनी कुशल दिखाई दी। इस तरह से झुका लिया मानो उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। उस पर लाठी पड़ती या तलवार, इतना अपमानित वह कभी ना हुआ था। जेल की कठोरतम यातनाएं भी इतनी ग्लानि न उत्पन्न करती। थोड़ी ही देर में पुलिस स्टेशन दिखाई दिया। दर्शकों की भीड़ बहुत कम हो गई। रमा ने एक बार उनकी ओर लज्जित आशा के भाव से ताका। देवीदीन का पता न था। रमा के मुंह से एक लंबी सांस निकल गई। इस विपत्ति में क्या यह सहारा भी हाथ से निकल गया? शेष हम अगले भाग में सुनेंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।